हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इन तीनों की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इनका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमें क्या बताता है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल से रिलेटेड सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आएगा कि हमें इन तीनों को स्टडी करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड के बारे में स्टडी किया था, है ना। और वहां हमने देखा था कि स्केलर फील्ड क्या होता है एंड वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो दोस्तों, जल्दी से हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड है उनको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक रूम है, उस रूम में हमने कोई आग जला रखी है। तो आप क्या देखेंगे कि इस फायर के नज़दीक वाले पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए इसके नज़दीक अपना टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसे जैसे इस फायर से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, है ना। अगर दोस्तों हम इस रूम के हर एक पॉइंट के साथ उसका जो टेम्परेचर है वो अटैच करना चाहें, तो हमें कोई एक ऐसे फंक्शन की आवश्यकता होगी जिसके अंदर अगर हम उस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपने, जैसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड, इनकी वैल्यू रख दें, तो हमारे पास में उस पॉइंट के जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू आ जाए, है ना। तो इस तरह का जो फील्ड होता है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, इस टेम्परेचर को हम स्टडी करते हैं, तो उस फील्ड को आप क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड कहेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। और जिस फंक्शन के द्वारा हम ये सब चीज़ें समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट की रिगार्डिंग हमारा यहाँ पर एक अलग टेम्परेचर होता है। इसी प्रकार से हमने किसी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी वाला एग्जांपल वहां देखा था कि किस तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है हर एक पार्ट के ऊपर अलग अलग है, तो उसके हर एक पॉइंट पर अगर हमें डेंसिटी बतानी है तो हमें एक ऐसे फंक्शन की आवश्यकता होगी जिस पर हम क्या है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अगर रख दें तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ जाए। और दोस्तों, इसी प्रकार से बात करें वेक्टर फील्ड के लिए, तो हमने वहां देखा था कि कोई भी एक आवेश है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, एक फील्ड बनाता है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्शन का फोर्स लगेगा, है ना। तो इस फील्ड को हम वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हमारा जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो हमें उस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको बताती है, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें उस फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। अगर दोस्तों हमें इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी हो, तो हमें एक ऐसे फंक्शन की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है उन दोनों को बता सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा फंक्शन कौन सा है? ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? हमारे इस पॉइंट की प्लस क्यू आवेश से दूरी है। तो अलग अलग दूरियों के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी अलग होगा और डायरेक्शन भी अलग होगा। जैसे यहाँ पर जो मौजूद आवेश है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे इस तरफ है, जबकि यहाँ जो पॉइंट है उसके लिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो हर एक पॉइंट के लिए इसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है। तो दोस्तों, जो फील्ड आपको ये सब बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फील्ड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और जिस फंक्शन के द्वारा हम ये सब बताते हैं उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसे हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों के बारे में हमें ये फंक्शन जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई, परंतु क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इन तीनों की हमें जरूरत क्या पड़ती है। तो इसको हम समझते हैं। अगर दोस्तों हमारा कोई स्केलर या वेक्टर फील्ड है, उसके अंदर अगर हम ये जानना चाहें कि किस रेट से हमारा जो ये फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, यानी कि पॉइंट ए से जब पॉइंट बी की तरफ हम जाएं तो किस रेट से हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में जानना चाहें। इसी प्रकार से अपना जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम प्लस क्यू आवेश से जैसे जैसे दूर जाएं तो किस रेट के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो रहा है, यानी कि जो वेक्टर फील्ड है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, उसके बारे में हम अगर स्टडी करना चाहें तो ये किसके द्वारा पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के द्वारा। दोस्तों, आपको याद भी आ रहा होगा जब हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था, वहां हमने क्या सीखा था कि हमारे पास में मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और हम जानना चाहते हैं हमारे इस फंक्शन में जो चेंज हो रहा है उसकी रेट क्या है, दर क्या है।
तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसका डिफ्रेंशिएट करते थे, है ना। तो हम करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या बताता था कि इस एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो वाई है उसमें कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, डी एस अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो आप क्या कहेंगे कि पर यूनिट टाइम के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है ना। तो ये हम बात करते हैं किसी एक डायरेक्शन के लिए। अगर हमें बात करनी हो तीनों डायरेक्शन के लिए, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, कितना वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कितना जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तीनों डायरेक्शन के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक नए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। इस नए ऑपरेटर को हम इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं डेल, ग्रेड या फिर नेबल। ठीक है, इन तीनों ही नामों से इसे जाना जाता है ना। और ये ऑपरेटर का होता है किसके बराबर है, ये बराबर होता है अपना डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो दोस्तों इस ऑपरेटर की सहायता से हम तीनों डायरेक्शन के अंदर हम अपनी जो रेट ऑफ चेंज है वो बता सकते हैं, है ना। अब हमारे पास में कितने तरह के फील्ड है, हमारे पास में दो तरह के फील्ड है, एक तो अपना है स्केलर फील्ड और एक है अपना वेक्टर फील्ड। अब दोस्तों अगर हमारे पास दो तरह के फील्ड हैं तो हमें दो ही तरह के तो फंक्शन लेने पड़ेंगे। स्केलर फील्ड के लिए हम एक अलग स्केलर फंक्शन लेंगे और वेक्टर फील्ड के लिए हम एक वेक्टर फंक्शन लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए जो कि हमें बताएगा कि हमारे स्केलर फील्ड के अंदर जो रेट ऑफ चेंज क्या है। इसी प्रकार से हमारे पास में एक होना चाहिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए जो कि हमें उस वेक्टर फील्ड के बारे में बताएगा कि वहां पर रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो फंक्शन है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। हमारा जो स्केलर फील्ड है उसके लिए एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और जो वेक्टर फील्ड है उसके लिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और जो फंक्शन आपने माने हैं उसके अंदर दो क्वालिटियां और होनी चाहिए। सबसे पहली तो क्या है, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो आप उनको जो रेट ऑफ चेंज है वो तो बता ही नहीं पाएंगे। तो अगर ये दो चीज़ें और आपने पूरी कर दी तो हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या है। अब दोस्तों हमारे पास में दो फंक्शन आ चुके हैं। हमारा जो स्केलर फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और हमारा जो वेक्टर फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा जो डेल ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम कितने प्रकार से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई हमारा जो स्केलर फंक्शन है उसके लिए तो हम एक ही प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं, और वो क्या रहेगा। तो देखिए हमारा जो डेल ऑपरेटर है उसके साथ हम किसी स्केलर फंक्शन को लेकर आते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, देखिए डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और साथ में क्या है अपना फाई है, फाई स्केलर है तो इस कारण फाई क्या है, अंदर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, डेल फाई बाई डेल एक्स आएगा, साथ में आएगा अपना आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी कि आंशिक अवकलन की। और आंशिक अवकलन क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी काफी बार स्टडी किया है, और यहाँ भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके डाउट से वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं वेक्टर फंक्शन के लिए। तो वेक्टर फंक्शन के लिए हम यहाँ दो तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो वेक्टर होता है उसको एक तो आप डॉट प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हो और एक क्रॉस के रूप में कर सकते हो। तो फर्स्ट जो तरीका है अपना डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर, आप इस रूप में कर सकते हो। और सेकंड अपना कौन सा है, डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो दोस्तों जब भी हम किसी डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम किसी डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, और जब हम किसी डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। अब जरा एक बात और बताइए, हमने अपने प्रीवियस क्लासेज में भी स्टडी किया है कि कोई दो वेक्टर है उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास में क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना। तो आपका जो ये डाइवर्जेंस है यानी कि डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एक स्केलर क्वांटिटी को। इसी प्रकार से दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास में सी वेक्टर आता है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो कर्ल है यानी कि डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है, तो इस प्रोडक्ट के बाद में हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी।
और दोस्तों किन्हीं भी दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है इसके बारे में तो हमने स्टडी किया ही है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर है उसको बराबर मान लेते हैं अपना ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड अपना ए जेड के कैप। इसी प्रकार से अपना जो बी वेक्टर है वो बराबर होगा अपना अपना बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड अपना बी जेड के कैप। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर आएगी अपनी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि जो अपना आई कंपोनेंट है उसका आई कंपोनेंट के साथ, अपना जे का जे के साथ और के का के साथ ही प्रोडक्ट होगा। किसमें? अपना जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन के अंदर। इसी प्रकार से अगर आपको फाइंड करना हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसके बारे में भी हमने सीखा है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर आएगा, देखिए मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ, आई केप जे केप एंड के केप। देखिए एक्स का कंपोनेंट क्या है? ए एक्स, फिर आएगा अपना ए वाई एंड फिर आएगा अपना ए जेड। इसी प्रकार से अपना आएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब दोस्तों इन दोनों को यूज करके हम डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो डाइवर्जेंस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है अपना डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर के बराबर। यानी कि आप क्या कहेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और जो अपना वेक्टर फंक्शन है वो किसके बराबर है? ये बराबर है अपना वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो यहाँ से जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? डेल बाई डेल एक्स, साथ में आएगा अपना वी एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई, साथ में आएगा अपना वी वाई प्लस डेल बाई डेल जेड और साथ में आएगा अपना वी जेड। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर यानी कि जो डाइवर्जेंस है ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार से हमारा जो कर्ल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसकी वैल्यू बराबर आएगी अपनी, देखिए सबसे पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप और इसके बाद में हम लिखेंगे अपना डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पर वी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट क्या आएंगे? वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। और डिटर्मिनेंट को किस तरह से सोल्व किया जाता है ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा है। तो दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में कोई एक डेल ऑपरेटर है, इसको हम जब किसी एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो स्केलर के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? डेल वेक्टर फाई आएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। और ये जो आपके पास डेल वेक्टर फाई आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई एक वेक्टर फंक्शन है, क्या है? वेक्टर फंक्शन, जिसको हम वी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इस डेल वेक्टर को जब हम वी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर से, और एक दूसरा हो गया अपना डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो दोस्तों जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। और जो अपना डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसको हम बोलते हैं कर्ल। क्या बोलते हैं? कर्ल। अब देखिए दोस्तों, जब आप डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर करेंगे तो हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो हमारे पास में तीन पॉसिबल कंडीशन यहाँ हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। सेकंड कंडीशन आपकी हो सकती है कि जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू कोई एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। इसके अलावा हो सकता है कि हमारा जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू कोई एक नेगेटिव नंबर आ जाए। दोस्तों जब डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती है तो ये एक सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आपका डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू को एक, तो ये एक सिंक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको सिंक फील्ड। और जब हमारा डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू, तब ये एक सोर्स फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोस्तों हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इनको लिख तो दिया पर इनका मतलब क्या है वो भी बताओ। दोस्तों इसे हम एक उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, आपसे कहा जाए कि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो अपनी वेक्टर फील्ड लाइंस है उनको दिखाइए, तो आप कहेंगे वेक्टर फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसी प्रकार से हमारा कोई नेगेटिव चार्ज है उसके लिए जो वेक्टर फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से होगी। अगर दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उससे हमारा जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जा रही है, जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है,
जबकि जो सेकंड कंडीशन है उसमें अपनी सारी जो वेक्टर फील्ड लाइंस है वो एक पॉइंट पर जाके मिल रही है, यानी कि एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। अब बात करते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड के लिए। तो एक ऐसा वेक्टर फील्ड जिसके अंदर हमारा जो सोर्स और सिंक दोनों मौजूद हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? हमारा मैग्नेट होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी कोई भी मैग्नेट हो उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर जाकर एंड होती है। इस तरह से यहाँ पर एक क्लोज पाथ बनता है। तो आप क्या देखते हैं कि हमारे इस मैग्नेट के अंदर सोर्स भी है, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, जबकि हमारा जो साउथ पोल है वहां पर आकर वापस मिल रही है, यानी कि यहाँ सिंक भी है। तो एक ही जगह पर हमारा सोर्स और सिंक दोनों मौजूद है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम एक निष्कर्ष पर निकले हैं कि अगर आपका डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर हमारा सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बनता है। ठीक है, यानी कि हमारा कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो नेट फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से अगर हमारा जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है इसकी वैल्यू, तो यानी कि एक सिंक फील्ड हमारा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वेक्टर फील्ड लाइन है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज का आप यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपका जो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है उसकी वैल्यू, तो हम कहेंगे वहां एक सोर्स मौजूद है ना, यानी कि हमारा जो वेक्टर फील्ड लाइन्स है वो बाहर की ओर निकल रही है। ये आप साथ में एग्जाम्पल लिखकर इसको याद रख सकते हो। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करते हैं डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बारे में। तो यहाँ भी हमारे पास में 3 पॉसिबल कंडीशनें हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी जब डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आए। हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारा जो डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसकी वैल्यू कोई एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। एंड थर्ड कंडीशन हो सकती है जब अपना डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसकी वैल्यू कोई एक नेगेटिव नंबर के बराबर आए। दोस्तों हमने अपनी छोटी क्लासेज के अंदर इन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना सीखा ही है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो हमारे पास सी वेक्टर आता है, और इस सी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी किस तरफ होती है? तो देखिए, अगर हमारा ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, हमारा जो बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है ना। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? अगर आप ए क्रॉस बी वेक्टर कराते हो तो हम क्या करेंगे, अपना जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स है वो यहाँ रखेंगे, अंगुलियों को यहाँ रखेंगे, और इन अंगुलियों को हम कर्ल करेंगे किस डायरेक्शन में? बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हमारा जो थंब है, हमारा जो अंगूठा है वो सी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ए क्रॉस बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसका एक एग्जांपल आपने जब टॉर्क के बारे में पढ़ा था, टॉर्क हमारा किसके बराबर होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ के बराबर होता है। इसी प्रकार से हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या है? रोटेशन को ही तो शो कर रहा है। तो जब भी आपका डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करवाने पर कोई पॉजिटिव नंबर आता है या कोई एक नेगेटिव नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर एक रोटेशन हो रहा है। और जब भी आपका डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक इरोटेशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इरोटेशनल वेक्टर को। एक चीज और देखिएगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर देखिए, अपना जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करवाते हो तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी है? सरफेस के इनसाइड है। और जब आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कराएंगे, इस डायरेक्शन में करवाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेशन है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो उसका मतलब है यहाँ पर रोटेशन है वो नहीं हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रेडियंट के बारे में, यानी कि डेल वेक्टर फाई के बारे में। तो यहाँ भी हमारे पास में 3 पॉसिबल कंडीशन है वो बनेगी। पहली जो कंडीशन होगी उसमें अपना जो डेल वेक्टर फाई है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। जो सेकंड आपकी कंडीशन बन सकती है वो है डेल वेक्टर फाई है उसकी वैल्यू कोई एक पॉजिटिव नंबर के बराबर हो। और थर्ड जो कंडीशन हमारी होगी उसमें डेल वेक्टर फाई है उसकी वैल्यू कोई एक नेगेटिव नंबर के बराबर हो। अब दोस्तों आपको याद होगा जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में हमारे पास में क्या होता था? जब भी आप कोई भी फंक्शन है जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो दोस्तों वहां हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, है ना। और x की किसी वैल्यू के लिए हम देखते थे कि यहाँ पर हमारी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 के बराबर आती है, क्या कोई एक पॉजिटिव नंबर के बराबर आती है, या फिर कोई एक नेगेटिव नंबर के बराबर आती है। और उसके आधार पर हम वहाँ मैक्सिमा मिनिमा है वो देखते थे। अगर दोस्तों हमारे इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 के बराबर आती है
हम क्या कहते थे कि कोई एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसको ये शो कर रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू a पर हमारा कोई एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आती है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, और जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। परंतु वहां हम बात करते थे किसी वन डायमेंशन के लिए, यहाँ पर हमारा जो फाई है वो किस में है, थ्री डायमेंशन में है। तो यहाँ पे जब हम इस स्केलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो डेल ऑपरेटर है वो किसके बराबर है, ये बराबर है अपना डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, यानी कि हम एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है वही तो देख रहे हैं, है ना। अगर इसकी वैल्यू हमारे जीरो के बराबर आती है तो वो हमें क्या शो करती है, वो क्रिटिकल पॉइंट को शो करती है, क्रिटिकल पॉइंट को। इसी प्रकार से अपना जो डेल फाई है उसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। और जो डेल फाई है इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो हमें बताता है कि हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है उसकी जो इंक्रीज डायरेक्शन है डिक्रीज डायरेक्शन है उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो इन्हें हम एक ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कोई एक ग्राफ बना हुआ है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो कोई भी ग्राफ हो, चाहे अपना वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो या थ्री डायमेंशन हो, इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप स्पर्शरेखा खींचो, अगर वहां पर हमारा जो स्लोप है यानी कि जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर हो तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो। तो आप जरा मुझे बताइए यहाँ पर कितने पॉइंट पॉसिबल है जहां पर अपना जो एंगल है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो, तो आप कहेंगे एक पॉइंट तो हमारा यहाँ होगा, है ना। इसके अलावा एक पॉइंट अपना यहाँ होगा, इसके अलावा एक पॉइंट अपना यहाँ भी होगा। तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर अपना जो एंगल है, अपना जो स्लोप है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, तो ये तीनों पॉइंट ही अपने क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा जो ये पॉइंट ए है अपने आसपास वाले जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाले जो पॉइंट है इनकी तुलना में क्या है, नीचे है, नीचे है ना। तो यहाँ पर जो अपना ए पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आसपास वाले पॉइंट की तुलना में नीचा है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। इसी प्रकार से ये हमारा जो बी पॉइंट है इसको देखिए, ये बी पॉइंट है, इसके आसपास वाले जो पॉइंट है उनकी तुलना में थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ की तुलना में भी ऊपर है, यहाँ की तुलना में भी ऊपर है। तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारा जो बी पॉइंट है ये है अपना लोकल मैक्सिमा। क्या है, लोकल मैक्सिमा। अब दोस्तों जरा इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट है अपने एक तरफ के जो पॉइंट है इनकी तुलना में तो क्या है, नीचा है, मिनिमा है ना, जबकि दूसरी साइड के जो पॉइंट है उनके बराबर है। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि हमारा जो डेल फाई है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज है, और इंक्रीज कहाँ कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जबकि अगर इस पॉइंट के लिए देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो पॉइंट डी है उसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है उसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जबकि इस पॉइंट के लिए हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। दोस्तों अब जल्दी से अपना जो ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है एंड कर्ल है, इन तीनों का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ग्रेडियंट के अंदर हम किसी भी स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन करते हैं, और इससे हमारे पास में तीन वैल्यू आती है, एक तो पॉजिटिव नंबर आता है, एक नेगेटिव नंबर आता है और एक जीरो आता है। इन तीनों के आधार पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोई भी एक फंक्शन है उस फंक्शन का कहाँ पर उसका मैक्सिमा है, कहाँ पर उसका मिनिमा है, किस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो एक इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है ग्रेडियंट के बारे में। अब दोस्तों देखते हैं हमारा जो रियल लाइफ है उसमें ग्रेडियंट का यूज क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो ऊपर की ओर चढ़ने के लिए आप कोई एक ऐसा पाथ देखना चाहते हो जिसके ऊपर चलकर आप इस शिखर के ऊपर सबसे जल्दी पहुंच पाओ, है ना, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ देखना चाहते हो। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि भाई हमारा जो फंक्शन है उसमें इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। अब देखो हम खड़े हैं यहाँ बॉटम के ऊपर, हमारे पास में दो ऑप्शन है कि या तो हम जाएं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक हम जाएं इस डायरेक्शन में। तो आप जरा मुझे बताइए दोनों में से किस डायरेक्शन के अंदर अगर आप जाओ तो इस शिखर के ऊपर जल्दी पहुंच पाओगे। तो आप कहेंगे भाई अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो शिखर पर हम जल्दी पहुंच पाएंगे।
है ना। तो ये हमें कौन सा फंक्शन बता रहा है, ये हमें बताता है ग्रेड 5 के द्वारा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जल्दी हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारे जो रेट ऑफ चेंज है वो सबसे ज्यादा है ना। जबकि अगर अगर आप सीधा ऊपर की तरफ ना चढ़कर इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, तो आप क्या देखोगे कि आप जैसे मान लीजिए 100 मीटर चलने के बाद में यहाँ पहुंचते हो, इस जगह पे पहुंचते हो, तब भी क्या देखोगे कि हमारा जो शिखर है उससे हमारी जो दूरी है वो अभी भी समान बनी हुई है। यानी कि आप इधर गोलाई में चल रहे हो तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो कितनी है, 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, है ना। इसको मैं टेम्परेचर वाले एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ताकि आप और अच्छे से इसे समझ पाओ, है ना। ये देखिए हमारा जो रूम है ना, इस रूम के अंदर अगर हम टेम्परेचर देखें तो आप क्या देखोगे कि हमारा जो एसी है, एसी से अगर आप 5 मीटर की दूरी में किसी भी डायरेक्शन में जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, या फिर इधर वाली डायरेक्शन में जाओ, आप क्या देखोगे कि इन 5 मीटर की दूरी पर सभी पॉइंट के ऊपर हमारा जो टेम्परेचर है वो इक्वल होगा। अगर यहाँ पर अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। परंतु जैसे ही आप यहाँ से इधर की तरफ आते हो, है ना, इधर की तरफ आते हो, तो आप क्या देखते हो कि टेम्परेचर है वो बढ़कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है, जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको आप ग्राफ पे और समझिए। अगर दोस्तों हम किसी पॉइंट के लिए देखें, जैसे अपना पॉइंट हो गया XY हो गया, इसके लिए अगर हम टेम्परेचर देखना चाहें तो कितना होगा, आप मान लीजिए यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसी रेंज के अंदर जब आप यहाँ पर सीधा इस तरह से चलना शुरू कर दोगे तो यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो होगा ना। परंतु यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे तो अपना जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। जबकि हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ जाएगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है, आप कहोगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इस पर एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। देखिए हमारा कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, ये अपने चारों तरफ क्या लगाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस चार्ज से किसी r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर होगी KQ/r² के बराबर, है ना। और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी KQ/r के बराबर, है ना। इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो ये अपना r के पास जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक पॉइंट यहां लेते हैं जो भी इस प्लस क्यू आवेश से सेम r दूरी पर मौजूद है, तो आप क्या देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो समान है, परंतु हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहाँ अलग आ रही है ना। और इस पॉइंट के लिए भी देखें जो समान r दूरी पर मौजूद है, तो आप क्या देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या देखते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज से समान दूरी पर जितने भी पॉइंट मौजूद है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर रहती है ना। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास में 3 प्लेन और है जिनके ऊपर हमारा जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। जैसे अपना ग्रीन वाला जो प्लेन है उसमें आप किसी भी पॉइंट पर देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इक्वल ही है। इसी प्रकार से हमारा जो ऑरेंज है उसके ऊपर हर एक पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है। परंतु अगर दोस्तों हम पॉइंट 1, 2 एंड 3 के लिए कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हमारा जो पॉइंट 2 है उस पर उससे कम होगी, और जो पॉइंट 3 है उस पर सबसे कम होगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होती है KQ/r के बराबर होती है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम इसी सीक्वेंस में रहेगा, यानी कि E1 ज्यादा होगा E2 से एंड E3 से, है ना। जबकि आप सेम इसी सरफेस के लिए बात करोगे तो यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो दोनों ही इक्वल रहेगा। तो अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो ये वाला सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो हमारा रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होगा, है ना। अगर यही कंडीशन अपनी क्या है, यहाँ माउंटेन वाली थी, अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, 0 है। और जबकि इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाओगे तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा है, यानी कि हमारा जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। तो अब आप कहेंगे भाई अगर ये दोनों चीजें समान है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में भी एक रिलेशन होगा। और हम कहेंगे भाई बिल्कुल दोनों में एक रिलेशन आता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम इसका डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। परंतु यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन के द्वारा दिखाते हैं, और ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर की तरफ जाएंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कमी आती जाएगी, और ये कमी हमें इस नेगेटिव साइन के द्वारा दिखाई जा रही है।
तो दोस्तों यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि कोई भी स्केलर फंक्शन है उसका अगर हम ग्रेड करते हैं तो हमारे पास उस फंक्शन की डायरेक्शन का पता चलता है, यानी कि फंक्शन कौन सी डायरेक्शन में उसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसमें चेंज मैक्सिमम होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताता हूँ। फिजिक्स में आप पढ़ते हो समविभव पृष्ठ, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो क्या होता है? देखिए, आप ये ग्रीन वाला, व्हाइट वाला और जो ये ऑरेंज वाला जो सरफेस देख रहे हो, इनके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो पोटेंशियल है वो इक्वल है ना, इक्वल। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इसे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। और डाइवर्जेंस क्या होता है? तो हमने स्टडी किया है डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर है। तो इसकी भी हमारी 3 पॉसिबल कंडीशनें हो सकती है। हमारी इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है, कोई पॉजिटिव नंबर के बराबर आ सकती है और एक नेगेटिव नंबर के बराबर आ सकती है ना। जब 0 के बराबर आती है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर एक सोलेनोइडल फील्ड दिखा रहा है। और जब इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब हमारा क्या है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या अपनी जो भी फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ आ रही है। और जब मतलब क्या है कि फील्ड लाइन्स हमारी बाहर की तरफ जा रही है। तो इस इक्वेशन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जब भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना हो तो वहां पर हम जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में देखेंगे कि हमारी जो फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि एक सोर्स की तरह वो बिहेव कर रहा है या सिंक की तरफ बिहेव कर रहा है, तब हम इस इक्वेशन को स्टडी करेंगे, है ना। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी एक मैग्नेट है उसके लिए जो फील्ड लाइन्स है वो किस तरह से बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, तब भी हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ोगे तो हमारा जो हर एक पॉइंट के ऊपर जो वाटर है उसका फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, हमारा जो लिक्विड है उसका फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, क्या उस फ्लो के अंदर कहीं कोई सिंक मौजूद है या कोई सोर्स मौजूद है, वो हमें क्या बताएगा? वो यही इक्वेशन बताएगा, है ना। तो वहां पर हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं और वो क्या बताता है? वो है हमारी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट रो वी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो वी वेक्टर है वो हमारा जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी बता रहा है, रो हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को बता रहा है ना। अगर इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक गाउस थ्योरम पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ोगे? हम जब बीएससी के अंदर मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हो कि जब भी हमारा सरफेस इंटीग्रेशन होता है उसको हमें जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं गाउस थ्योरम। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां आप ये जाकर देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा कर्ल। और कर्ल क्या होता है? ये बराबर होता है डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर, जहां वी वेक्टर क्या है? हमारी कोई एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास में 3 पॉसिबल कंडीशनें हो सकती है। हमारा जो डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ सकती है, या हमारी कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है या एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। 0 का मतलब क्या है कि हमारा जो ये फंक्शन है, जो वेक्टर फंक्शन हमने लिया है वो इरोटेशनल है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोटेशन नहीं है। जबकि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो फंक्शन है वो रोटेट कर रहा है। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक रिवर है। इस रिवर में अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसका फ्लो अलग अलग तरह से है। मान लेते हैं जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारा जो लिक्विड है वो एक समान रूप से फ्लो हो रहा है। ठीक है, जबकि हमारा जो सेकंड कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है इस तरह से। और जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे पास में लकड़ी के 3 पीस है जिनको आप इन तीनों जगह के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए कुछ समय के पश्चात क्या ये बोटे अपनी सेम उसी कंडीशन में तैरते रहेंगे? तो ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए, फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो पीछे से जो लिक्विड आ रहा है वो एक समान रूप से है, उसके कारण क्या होगा? हमारे बोटा आगे की तरफ भी समान वेलोसिटी के साथ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ की कम है। तो इसके कारण क्या होगा? हमारा जो लकड़ी का जो ये पीस है वो इस तरफ रोटेट कर जाएगा। जबकि जो थर्ड कंडीशन है उसमें आप देखोगे तो हमारा जो लिक्विड है वही रोटेट कर रहा है। तो उसके कारण से क्या होगा? हमारा जो ये बोटा है वो यहाँ घूमने लगेगा। अगर आप दोस्तों किसी गांव में रहते हो या किसी आपने कभी बचपन में कोई नहर नदी देखी होगी तो आपने क्या देखा होगा कि जब इस नदी के नजदीक से कोई एक छोटा पानी का सोर्स निकलता है तो वहां पर पानी है वो घूमने लग जाता है। देखा होगा ना। और इसमें जब कोई भी आप हल्की चीज डालते हो तो वो भी यहाँ रोटेट करनी शुरू कर देती है। और दोस्तों बात करें इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज हम फ्लूइड डायनेमिक्स में देखते हैं। इसके अलावा हमारा इसका यूज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम किसके द्वारा देखते हैं? इस कर्ल के द्वारा देखते हैं। तो इसको हम डिटेल में अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल से रिलेटेड डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।